हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। हमने अपने लास्ट सेशन में चैप्टर नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमारा लास्ट सेक्शन था सेक्शन नंबर 16। वहाँ तक हमने अपने लास्ट सेशन में कंप्लीट कर लिया था। आज से हम सेक्शन नंबर 17 और चैप्टर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988 का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जो चैप्टर नंबर 4 है वो हमें क्या बताता है। इट इज़ टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिगेशन इनटू केसेस अंडर द एक्ट। अब जो इस एक्ट के अंदर केसेस इन्वेस्टिगेट होते हैं उसके प्रोविजंस चैप्टर नंबर 4 में दिए हुए हैं। तो जो पहला सेक्शन है वो सेक्शन नंबर 17 वो कह रहा है पर्सन्स ऑथराइज टू इन्वेस्टिगेट। अब किस पर्सन को ऑथराइज किया जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? तो notwithstanding anything contained in CRPC 1973, no police officer below the rank in the case of Delhi Special Police Establishment of a Inspector of Police be in the metropolitan areas of Bombay, Kolkata, Madras and Ahmedabad and in any other metropolitan area notified as such under subsection 1 of section 8 of CRPC 1973 of an Assistant Commissioner of Police C elsewhere of a deputy superintendent of police or a police officer of equivalent rank shall investigate any offence punishable under this act without the order of metropolitan magistrate or a magistrate of first class as the case may be, or make any arrest therefore without a warrant। ठीक है, तो ये सेक्शन जो है हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि सीआरपीसी में कुछ भी दिया हो, लेकिन कोई भी पुलिस जो है ना, जो कि बिलो नहीं होगा रैंक से। किस रैंक से बिलो नहीं होगा? इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस से। अगर ये जो केस है वो डील कर रहा है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, तो इंस्पेक्टर ऑफ रैंक से बिलो नहीं होना चाहिए। और अगर ये मेट्रोपॉलिटन एरिया में है, जो कि बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद है, या कोई अदर एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया जिसको नोटिफाई किया गया है सेक्शन नंबर 8 के सबसेक्शन 1 में सीआरपीसी के, तो उस केस में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, और थर्ड केस में बाकी इन दोनों को छोड़ के, ए और बी को छोड़ के, कोई भी अदर केस में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और पुलिस ऑफिसर ऑफ इक्विवेलेंट रैंक, इन लोगों को पावर है। किस चीज़ का पावर है? कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कोई ऑफेंस जो पनिशेबल है इस एक्ट के अंदर, बिना मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के ऑर्डर के। ठीक है, और अरेस्ट किया जा सकता है बिना वारंट के। ठीक है, तो इसमें सिंपली यही बताया जा रहा है कि सीआरपीसी में अगर कोई दूसरी चीज़ें भी दे रखी हो तो भी इस एक्ट के अंतर्गत कोई भी पुलिस ऑफिसर जो कि इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के रैंक के बिलो नहीं हो, जिस केस में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है, दूसरे केस में जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया के केस में जो है असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस के नीचे की रैंक के नहीं होनी चाहिए, और जो अदर देन ये बोथ केसेस हैं उसमें डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और पुलिस ऑफिसर ऑफ इक्विवेलेंट रैंक के नीचे नहीं होना चाहिए। तो वो लोग क्या कर सकते हैं? वो लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे इस एक्ट के कोई भी ऑफेंस को जो इस एक्ट में पनिशेबल है, बिना मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के ही वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली वो अरेस्ट भी कर सकते हैं बिना वारंट के। ठीक है, तो ये बता रहा है हमारा क्लॉज नंबर 1 जो है, और इसमें एक ही क्लॉज है, इसके अलावा इसमें जो प्रोवाइजो है। ठीक है, तो प्रोवाइजो बता रहा है कि इफ़ अ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो रैंक ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस इज ऑथराइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन बिहाफ बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, ही मे also investigate any such offence without the order of metropolitan magistrate or magistrate of first class as the case may be, or make arrest thereof without a warrant। तो इसमें क्या बताया जा रहा है? अगर कोई पुलिस ऑफिसर है ना, जो किस रैंक से बिलो नहीं है, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के रैंक से बिलो नहीं है, और उसको स्टेट गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर दिया है इस बिहाफ में जनरल या स्पेशल ऑर्डर देके कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है ऐसे ऑफेंस का जो उसमें स्पेसिफाई करेगा वो स्पेशल ऑर्डर में, उस ऑफेंस का भी वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है बिना मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के ऑर्डर के, और वो अरेस्ट भी कर सकता है बिना वारंट के। यानी कि इस एक्ट में जितने ऑफेंसेस है पनिशेबल है वो तो होंगे ही, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना ही उसको अरेस्ट किया जा सकता है उस पर्सन को, एंड जो है
इन्वेस्टिगेशन भी की जा सकती है बिना मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना। बट इसमें बताया जा रहा है इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के जो रैंक के बिलो नहीं है ना, उसको भी स्टेट गवर्नमेंट जो है ऑथराइज कर सकती है जनरल और स्पेशल ऑर्डर के लिए कि वो इन्वेस्टिगेट करे कोई भी ऐसा ऑफेंस बिना मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो स्पेसिफाई करेगा कि इस केसेस में भी इन्वेस्टिगेशन जो होगी बिना परमिशन के होगी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के, और उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है अगर नीड लगती है तो। ठीक है, इसका फर्दर प्रोवाइजो जो है वो हमें बता रहा है कि जो ऑफेंसेस रेफर किए गए ना 13 क्लॉज सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के अंदर, उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाएगा बिना पुलिस ऑफिसर के ऑर्डर के। और वो जो पुलिस ऑफिसर है ना, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रैंक के बिलो नहीं होने चाहिए। यानी कि अगर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस या उसके अबव रैंक का पुलिस ने ऑर्डर दे दिया तो सेक्शन नंबर 13 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज बी में जो भी ऑफेंसेस है वो इन्वेस्टिगेट किए जा सकते हैं। यानी कि यहाँ ऑर्डर लेना ज़रूरी है बिफोर इन्वेस्टिगेशन। किसका ऑर्डर? सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस या उसके अबव रैंक का। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 17 होता है। अब हम आते हैं अपने 17A पे, जो कि बता रहा है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ऑफ offenses relatable to recommendation made or decision taken by public servant in discharge of official function or duties। ठीक है, तो इसमें जो क्लॉज है 1 वो हमें बता रहा है कि नो पुलिस ऑफिसर शैल कंडक्ट एनी इंक्वायरी or investigation into any offence alleged to have been committed by a public servant under this act, where the alleged offence is relatable to the recommendation made or decision taken by such public servant in discharge of his official function or duties without the previous approval of, in case of a police who is or was employed at a time when the offence was alleged to have been committed in connection with the affair of the union of the government. B, in case of a person who is or was employed at a time when the offence was alleged to have been committed in connection with the affair of the state or of that government. Or C, in connection of the other person or the authority or competent to remove him from his office at a time when the offence was alleged to have been committed, provided that no such approval shall be necessary for the case involving arrest of a person on the spot of the charge of accepting or attempting to accept any undue advantage for himself or for any other person. Provided further that the concerned authority shall convey its decision on this section within a period of 3 months, which may, for reason to be recorded in writing by such authority, be extended by further period of 1 month. तो अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है ना, वो कंडक्ट नहीं कर सकती है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन किसी ऑफेंस से रिलेटेड जो कि कमिट हुआ, कौन किया है? पब्लिक सर्वेंट कमिट किया इस एक्ट के अंदर। और जो ऑफेंस है ना वो रिलेटेबल किससे है? कोई रिकमेंडेशन से जो कि मेड किया गया है या डिसीजन लिया गया है उस पब्लिक सर्वेंट से अपने ऑफिशियल फंक्शन या ड्यूटी के डिस्चार्ज करते वक्त, और वो बिना प्रीवियस अप्रूवल के किया था। किसके बिना प्रीवियस अप्रूवल के? जहाँ वैसा पर्सन जो है ना एम्प्लॉयड है यूनियन गवर्नमेंट के अंदर, तो बिना उसके परमिशन से। जहाँ वो एम्प्लॉयड है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर या उसके अफेयर्स से, तो उसके बिना परमिशन से। और अदर पर्सन के केस में वैसी अथॉरिटी जो कॉम्पिटेंट है उसको रिमूव करने के लिए उसके ऑफिस से उस वक्त, और जिस वक्त ऑफेंस जो है कमिट हुआ या अलीज्ड है कि ऑफेंस उस वक्त कमिट हुआ है। ठीक है, तो इन तीनों का अप्रूवल नहीं लिया है प्रीवियस। ठीक है, फर्दर प्रोवाइजो इसमें बोल रहा है वैसा अप्रूवल जो है ना वो नेसेसरी नहीं है ऐसे केसेस में जो इन्वॉल्व कर रहा है अरेस्ट ऑफ पर्सन ऑन द स्पॉट और ऑन चार्ज ऑफ एक्सेप्टिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्सेप्ट एनी अनड्यू एडवांटेज फॉर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन। अगर वो पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है ना कि उसने एक्सेप्ट किया है कोई अनड्यू एडवांटेज खुद के लिए या किसी और के लिए, ऑन स्पॉट उसको उस वक्त अरेस्ट किया जा सकता है और उसके लिए उसमें अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। और फर्दर प्रोवाइजो जो है कि कंसर्न अथॉरिटी जो है ना वो कन्वे कर देगा अपना डिसीजन इस सेक्शन के अंदर कितने पीरियड के अंदर? 3 महीने के अंदर। और अगर रीज़न रिकॉर्ड किया तो फर्दर एक्शन हो सकता है 1 महीने का। ठीक है, तो अब समझते हैं इस सेक्शन के अंदर हमें क्या बताया जा रहा है।
कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है जो कंडक्ट क्या करा रही है, इंक्वायरी कंडक्ट करा रही है या इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करा रही है किसी ऑफेंस से जो कि कमिट हुआ है, किसके द्वारा, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा कमिट हुआ है इस एक्ट के अंदर। और जो ऑफेंस जो है वो रिलेट किससे करता है, कोई रिकमेंडेशन जो मेड किया गया या कोई डिसीजन जो लिया गया पब्लिक सर्वेंट के द्वारा जब वो ऑफिशियल फंक्शन या ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा था, और वो जब ये डिसीजन लिया है उस वक्त जो है ना उसने प्रीवियस अप्रूवल नहीं लिया था, जहाँ वो पब्लिक सर्वेंट एम्प्लॉय है यूनियन गवर्नमेंट के अंदर, तो उसने यूनियन गवर्नमेंट का जो है परमिशन नहीं लिया था, जहाँ वो एम्प्लॉय अपने स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है, उस वक्त तो उसने स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन नहीं ली, अप्रूवल नहीं ली, और थर्ड पर्सन के केस में, अदर पर्सन के केस में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको रिमूव कर सकती है उसकी परमिशन नहीं ली, तो क्या होगा, वो पर्सन जो है इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकता है किसी भी ऑफेंस से रिलेटेड जो कि इस एक्ट में दिया गया है, ठीक है। तो ये पुलिस ऑफिसर तभी कर सकता है जब वो अप्रूवल लेगा इन तीनों केस में। इसमें 2 प्रोवाइजो अटैच्ड हैं। जो पहला प्रोवाइजो है वो हमें बता रहा है कि कोई भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है ऐसे केसेस में जहाँ की अरेस्ट जो है ना स्पॉट में किया जा रहा है, मतलब तुरंत अरेस्ट इफेक्ट में लाया जा रहा है, और वो अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, और अटेम्प्ट कर रहा है एक्सेप्ट करने का कोई अनड्यू एडवांटेज अपने लिए या किसी अदर पर्सन के लिए, ठीक है, तो उसको तुरंत ऑन स्पॉट अरेस्ट कर लिया जाएगा अगर वो पकड़ा जाता है एक्सेप्ट करने के लिए या अटेम्प्ट करने के लिए कि वो एक्सेप्ट कर रहा है कोई अनड्यू एडवांटेज, रॉन्गफुल एडवांटेज खुद के लिए या किसी अदर पब्लिक सर्वेंट के लिए या अदर पर्सन के लिए, ठीक है। तो उस केस में जो स्पॉट जो है उसकी अरेस्ट हो जाएगी और उसके लिए जो है अप्रूवल की भी ज़रूरत नहीं है, जो ऊपर दिया गया है 3 केसेस ABC। फिर इसका फर्दर प्रोवाइजो जो है ये हमें क्या बता रहा है कि जो कंसर्न अथॉरिटी जो होगी ना वो अपनी डिसीजन जो है वो कन्वे करेगी कितने टाइम तक, 3 महीने के टाइम तक इस सेक्शन के अंदर कन्वे करेगी, और अगर उसको सही लगता है रीज़न रिकॉर्ड करके वो फर्दर एक्सटेंशन 1 मंथ का दे सकती है, ठीक है। तो सेकेंड प्रोवाइजो में टाइम लिमिट है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो अथॉरिटी है वो अपना डिसीजन कन्वे करेगी 3 महीने के अंदर, और फर्दर 1 मंथ का एक्सटेंशन है जो सफिशिएंट कॉस्ट पे ही दिया जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर, ये सारे स्टेट अमेंडमेंट्स हैं तो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर CBI एग्जामिनेशन, तो डायरेक्टली हम अपने आते हैं सेक्शन नंबर 18 पे, जो कि हमें क्या बता रहा है, बैंकर्स बुक के इंस्पेक्शन के लिए जो है पावर्स वो बता रहे हैं सेक्शन 80 में। तो इफ़ from information received or otherwise a police officer had reason to suspect that commission of an offence which he is empowered to investigate under section 17 and consider that for the purpose of investigation or inquiry into such offence it is necessary to inspect any books, banker's book, then notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, he may inspect the banker's book in so far as they relate to the accounts of the person suspected to have been committed that offence or of any other person suspected to be holding money on behalf of such person, and take or cause to be taken certified copies of the relevant entries therefrom, and the bank concerned shall be bound to assist the police officer in the exercise of the power under this section, ठीक है। तो क्या बता रहा है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है पुलिस ऑफिसर को, तो पुलिस ऑफिसर के पास क्या है, रीज़न है ये सस्पेक्ट करने के लिए कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, और वो एम्पावर्ड है इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस सेक्शन नंबर 17 के अंदर, ठीक है। और वो क्या है, इन्वेस्टिगेशन के पर्पस से, इंक्वायरी के पर्पस से उस ऑफेंस से रिलेटेड ये नेसेसरी है कि वो इंस्पेक्ट किया जाए बैंकर्स बुक को, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी के पर्पस से बैंकर्स बुक को इंस्पेक्ट करना ज़रूरी है। तो कुछ भी अगर कॉन्ट्री भी लिया हो ना लॉ में फॉर द टाइमिंग फोर्स, तो वो इंस्पेक्ट करेगा बैंकर्स बुक, जितना वो रिलेट कर रहा है उस अकाउंट से, उस पर्सन का जो सस्पेक्ट है कि उसने कोई ऑफेंस किया है, या कोई अदर पर्सन जो सस्पेक्ट है कि उसके बिहाफ में वो होल्ड कर रहा है मनी, तो उसका भी अकाउंट वो चेक कर सकता है, और जो है वो सर्टिफाइड कॉपी जो है उस रेलिवेंट एंट्री का ले सकता है वहाँ से। और जो बैंक जो कंसर्न है ना
वो क्या करेगी, वो बाउंड है कि वो असिस्ट करेगी वैसे पुलिस ऑफिसर को जब वो एक्सरसाइज कर रहा है पावर इस सेक्शन के अंदर। यानी कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है या अदरवाइज पुलिस ऑफिसर के पास रीज़न टू बिलीव है कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है इस एक्ट के अंदर और उसके पास पावर है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है इस सेक्शन नंबर 17 के अंदर, और जो है इन्वेस्टिगेशन के पर्पस से या इंक्वायरी के पर्पस से ये ज़रूरी है कि बैंकर्स बुक को जो है वो इंस्पेक्ट किया जाए। ठीक है, तो अगर किसी लॉ में कुछ और भी दिया हो तो भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं, और इंस्पेक्ट जब करेंगे तो फिर वो जो है उस पर्सन के अकाउंट की डिटेल्स और कोई अदर पर्सन की अकाउंट की डिटेल्स जो उसके बिहाफ में जो है मनी होल्ड कर सकता है उसकी चेक करेंगे, और देन क्या करेंगे, उसका सर्टिफाइड कॉपी भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, रेलिवेंट एंट्री भी ले सकते हैं। ठीक है, और जो बैंक होगी ना वो बाउंड होगी कि वो असिस्ट करेगी पुलिस ऑफिसर को जब वो एक्सरसाइज कर रही होगी पावर इस सेक्शन के अंदर, यानी कि उसको फुल्ली सपोर्ट करना है बैंक को, पुलिस ऑफिसर को। ठीक है, फर्दर इसमें एक प्रोवाइजो एडेड है जो बता रहा है नो पावर अंडर दिस सेक्शन इन रिलेशन टू द अकाउंट ऑफ एनी पर्सन शैल बी एक्सरसाइज बाय अ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अनलेस ही इज स्पेशली ऑथराइज इन दिस बिहाफ बाय अ ऑफिसर और अबव द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब इसमें क्या बोल रहा है कि चलो इसमें आप इंस्पेक्ट कर सकते हो बैंकर्स बुक और आपको जो है बैंक भी सपोर्ट करेगी, इस चीज़ में असिस्ट करेगी। लेकिन अब कौन पुलिस इंस्पेक्ट कर सकता है, तो वैसी पुलिस जो कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पोस्ट के ऊपर हो। ठीक है, तो वही इंस्पेक्ट करेगा। और अगर कोई दूसरी पुलिस कर रही है जो कि उसके रैंक से बिलो है, तो अगर उसको ऑथराइज किया है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने या उसके अबव रैंक के ऑफिसर्स ने, तभी वो इंस्पेक्ट कर सकती है, अदरवाइज नहीं। अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन है जो कि बता रहा है बैंक और बैंकर्स बुक की सेम मीनिंग है जो कि असाइन किया गया है बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट ऑफ 1891 में। यानी कि बुक्स और बैंकर्स बुक की सेम मीनिंग है जो कि असाइन किया गया है बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट ऑफ 1981 में। ठीक है, तो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है सेक्शन नंबर 18। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 4A, और ये हमें बताता है अटैचमेंट एंड फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। और इसमें बस एक ही सेक्शन है जो कि है सेक्शन नंबर 18A। ठीक है, अब इसमें क्या बता रहा है, प्रोविजंस जो भी होंगे ना क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के 1944 के, वो अप्लाई होंगे अटैचमेंट के लिए जो इस एक्ट में किए जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944 में जो भी प्रोविजंस है अटैचमेंट के रिलेटेड वो एज इट इज इस पे एप्लीकेबल होंगे इस एक्ट पे। क्लॉज 1 में बताया जा रहा है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002 द प्रोविजन ऑफ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस ऑफ 1944 shall as far as may be apply to the attachment, administration of the attached property and execution of the order of attachment or confiscation of money or property procured by means of an offence under this act। यानी कि यहाँ बताया जा रहा है जो भी प्रोविजंस होंगे ना क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस ऑफ 1944 के, वो अप्लाई होंगे अटैचमेंट पे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी और एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द अटैचमेंट एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ मनी एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, इन सब पे वो एप्लीकेबल होगा जो कि प्रोक्योर किया जाता है किसी ऑफेंस के अंदर, इस एक्ट के अंदर जो भी ऑफेंस कमिट हो रहे हैं उसके अंदर जो है वो प्रोक्योर किया जा रहा है। ठीक है, ये हमारा बता रहा है फर्स्ट क्लॉज। और इसमें बता रहा है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड अंडर PMLA, यानी कि PMLA में अगर कोई अदर प्रोविजन है ना तो उसको सेव कर रहा है ये क्लॉज, और बता रहा है बाकी जो है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944 के प्रोविज़न अप्लाई हो जाएंगे इस एक्ट के अटैचमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर पे, अटैचमेंट और कन्फिस्केशन ऑफ मनी और प्रॉपर्टी पे जो भी प्रोक्योर किया जाएगा ऑफेंस जब कमिट किया जाएगा उस वक्त। अब सेकेंड क्लॉज बोल रहा है कि इस एक्ट के पर्पस से ना जो प्रोविजंस है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस ऑफ 1944 के, उसका इफेक्ट होगा सब्जेक्ट टू द मॉडिफिकेशन that the reference to district judge shall be construed at special judge। यानी कि उस ऑर्डिनेंस में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944 में जहाँ डिस्ट्रिक्ट जज है वहाँ हम इस एक्ट के लिए स्पेशल जज मान के चलेंगे और बाकी के प्रोविज़न एज इट इज़ अप्लीकेबल हो जाएंगे।
ठीक है, ये था हमारा चैप्टर नंबर 4A सेक्शन नंबर 18A। हम ये जान लेते हैं जो सेक्शन नंबर 18A है वो हमारे कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। ये चैप्टर नंबर 4A और सेक्शन नंबर 18A जो है हमारा वो कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। ये 2018 अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, रिसेंट अमेंडमेंट है तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो है चैप्टर नंबर 5। ये हमें बता रहा है सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन एंड अदर मिसलेनियस प्रोविज़न। अब सैंक्शन की ज़रूरत होती है प्रोसिक्यूशन के लिए या अदर मिसलेनियस प्रोविज़न के लिए, तो वो हमें बता रहा है सेक्शन 19 ऑनवर्ड्स। तो सेक्शन 90 हमें बताता है प्रीवियस सैंक्शन नेसेसरी फॉर प्रोसिक्यूशन। तो प्रीवियस सैंक्शन ज़रूरी है प्रोसिक्यूशन के लिए। तो नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 7, 11, 13, 15 alleged to have been committed by the public servant except with the previous sanction as otherwise provided in the Lokpal and Lokayukta Act of 2013। तो इसमें बताया जा रहा है कोई भी कोर्ट जो है ना वो कॉग्निजेंस नहीं लेगा कोई भी ऑफेंस के अंदर जो कि पनिशेबल किस सेक्शन के अंदर है, 7, 11, 13 और 15, और माना जा रहा है कि वो कमिट किया जा रहा है किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा एक्सेप्ट कि वो प्रीवियस सैंक्शन नहीं लिया है उसने, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन लोकपाल, यानी कि लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट में जो दिया है उसको सेव कर रहे हैं यहाँ पे। तो कोई भी कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस नहीं लेगी किसी ऑफेंस का जो कि सेक्शन नंबर 7, 11, 13, 15 में दे रखे हैं और जो पब्लिक सर्वेंट के द्वारा कमिट किया गया है जब तक प्रीवियस सैंक्शन नहीं ले लेता है तो। ठीक है, तो प्रीवियस सैंक्शन जो है ज़रूरी है कॉग्निजेंस लेने के लिए 7, 11, 13 और 15 के ऑफेंस के लिए जो पब्लिक सर्वेंट कमिट कर रहा है। और वो कैसे, मतलब प्रीवियस अप्रूवल तो लेना है, प्रीवियस सैंक्शन तो लेना है, बस किस गवर्नमेंट की लेनी है, यूनियन की लेनी है, स्टेट की लेनी है या किसी अदर अथॉरिटी की लेनी है। तो इसमें 3 चीज़ें दे रखी हैं। इसमें फर्स्ट जो है अगर कोई पर्सन जो है एम्प्लॉयड है, ठीक है, वो एम्प्लॉयड है किसके अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर या अफेयर ऑफ यूनियन से रिलेटेड है, तो जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंक्शन लेगा। ठीक है, सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लगेगा उसको। और या तो किस केस में, या तो वो एम्प्लॉयड है या तो अफेयर ऑफ यूनियन से रिलेटेड है। ठीक है, उस वक्त जिस वक्त ऑफेंस जो है कमिट हुआ था। ये हुआ फर्स्ट क्लॉज। फिर क्लॉज बी जो है हमें बता रहा है वैसा पर्सन जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा था, अफेयर ऑफ द स्टेट से रिलेटेड था। ठीक है, जब ऑफेंस कमिट हुआ था तो उसको सैंक्शन लेनी होगी स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक है, और अदर पर्सन के केस में जो भी अथॉरिटी कॉम्पिटेंट है उसको रिमूव करने के लिए ऑफिस से, तो उसकी सैंक्शन लगेगी। और ये सारी जो सैंक्शन है वो किस लिए ले, प्रोसिक्यूशन करने के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ एक प्रोवाइजो है, ये बता रहा है कि नो रिक्वेस्ट कैन बी मेड बाय अ पर्सन अदर देन द पुलिस ऑफिसर और एन ऑफिसर ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और अदर लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज द केस में बी फॉर प्रीवियस सैंक्शन ऑफ सच गवर्नमेंट और अथॉरिटी फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस बाय द कोर्ट of any of the offenses specified in this section unless such person has filed a complaint in a competent court about the alleged offense for which the public servant is sought to be prosecuted and the court has not dismissed the complaint under section 203 of CRPC and directed the complaint to obtain the sanction of prosecution against the public servant for further proceedings। तो इन सिंपल वर्ड अगर हम समझना चाहें तो इस सेक्शन में हमें यही बताया जा रहा है कि जो भी कोई सैंक्शन की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रीवियस सैंक्शन की ज़रूरत नहीं है वैसे गवर्नमेंट की या अथॉरिटी की कॉग्निजेंस लेने के लिए कोर्ट के द्वारा किसी ऑफेंस से रिलेटेड जो स्पेसिफाइड किया गया है ऊपर के सबसेक्शन में। ठीक है, जब तक जो है वैसा पर्सन जो है कंप्लेन ना फाइल कर दे किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में उस अलीज्ड ऑफेंस से रिलेटेड जिसमें प्रोसिक्यूट होना है पब्लिक सर्वेंट को, और वैसे कोर्ट में जो जिसने डिसमिस नहीं किया है कंप्लेन 203 ऑफ CRPC के अंदर। ठीक है, और डायरेक्ट कर दिया है कंप्लेनेंट को कि सैंक्शन ऑब्टेन कर लो प्रोसिक्यूशन के लिए पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए। तो इन दोनों मेंशन केस में जो है कोई रिक्वेस्ट नहीं मेड की जाएगी प्रीवियस सैंक्शन की वैसे पर्सन के द्वारा जो अदर देन पुलिस ऑफिसर है और ऑफिसर ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और अदर्स इन लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी है उस अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की। यानी कि इन सब केसेस में सिर्फ पुलिस ऑफिसर या अदर
इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या अदर लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी ही प्रीवियस सैंक्शन के लिए जो है रिक्वेस्ट मेड कर सकती है। वैसे गवर्नमेंट को कौन से 2 केसेस में, जहाँ की पर्सन जो है कंप्लेंट फाइल कर रहा है कॉम्पिटेंट कोर्ट में अलीज ऑफेंस से रिलेटेड, जो पब्लिक सर्वेंट जिसके लिए प्रोसिक्यूट होगा, और जो है दूसरा केस जिसमें कोर्ट जो है डिसमिस नहीं कर रहा कंप्लेंट 203 के अंदर CRPC के, और डायरेक्ट कर रहा है कंप्लेनेंट को कि अपना प्रीवियस सैंक्शन अप्रूव करा लो, प्रीवियस सैंक्शन ले लो प्रोसिक्यूशन के लिए, पब्लिक सर्वेंट के लिए के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन के लिए, ठीक है, और फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए, ठीक है। इसमें फर्दर प्रोवाइजो भी है, वो बता रहा है कि इन केस ऑफ अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर or an officer of an investigating agency or other law enforcement authority, the appropriate government or competent authority shall not accord sanction to prosecute a public servant without providing an opportunity of being heard to the concerned public servant, ठीक है। फर्दर क्या प्रोवाइजो बोल रहा है, वैसे केस में जहाँ रिक्वेस्ट जो है ना उस पर्सन से की जा रही है जो कि अदर देन पुलिस ऑफिसर है या अदर देन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है या अदर देन कौन है, लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की, तो वो क्या करेगा, सैंक्शन नहीं देगा प्रोसिक्यूट करने को पब्लिक सर्वेंट को विदाउट प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द कंसर्न्ड पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। यानी कि पब्लिक सर्वेंट को पहले अपॉर्चुनिटी देगा बीइंग हर्ड का, उसके बाद ही प्रोसिक्यूट करेगा। कैसे केस में, वैसे केस में जिसमें कि रिक्वेस्ट जो है कौन कर रहा है, रिक्वेस्ट जो है वैसे पर्सन से आ रहा है जो कि अदर देन कौन है, पुलिस ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या अदर लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का, ठीक है। इसमें एक और प्रोवाइजो है, ये बता रहा है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो क्या करेगी, आफ्टर रिसीप्ट ऑफ द प्रपोजल रिक्वायरिंग सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट अंडर दिस सबसेक्शन endeavor to convey the decision on such proposal within a period of 3 months from the date of receipt, provided also that in case where the purpose of grant of sanction for prosecution legal consultant is required, such period may for the reason to be recorded extended for further 1 month, provided also that central government may for the purpose of the sanction for prosecution of the public servant prescribe such guideline as it necessary। अब इसमें क्या बोल रहा है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है ना और कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो क्या करेगा, रिसीट लेगा उस कैसे प्रपोजल का जिसमें प्रीवियस सैंक्शन रिक्वायर कर रहा है पब्लिक सर्वेंट के प्रोसिक्यूशन का, तो वो इसमें कोशिश किया जाएगा, इंडेवर किया जाएगा कि कन्वे कर दिया जाए वैसा डिसीजन उस वैसे प्रपोजल पे कितने टाइम के अंदर, 3 मंथ के टाइम के अंदर उस दिन से जिस दिन रिसीप्ट मिल गई हो, ठीक है। और जो है प्रोवाइडेड ऑल्सो क्या बोल रहा है कि जो ग्रांट है ना, ग्रांट ऑफ सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन, उस पर्पस के लिए लीगल कंसल्टेंट की आवश्यकता है, ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे पीरियड को फर्दर एक्सटेंशन मिल सकता है 1 मंथ, और बट उसके लिए रीज़न रिकॉर्ड करना होगा राइटिंग में, ठीक है। फर्दर प्रोवाइजो बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो सैंक्शन के पर्पस से, प्रोसिक्यूशन के लिए सैंक्शन के पर्पस से किसी पब्लिक सर्वेंट के लिए वो गाइडलाइन भी प्रिस्क्राइब करेगा जो भी उसको नेसेसरी लगता है, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन जो इसमें अटैच्ड है उसमें बता रहा है कि पब्लिक सर्वेंट में क्या इंक्लूड होता है, तो पब्लिक सर्वेंट में इंक्लूड होते हैं ऐसे पर्सन जिसने सीज कर दिया है होल्ड करने के लिए ऑफिस ड्यूरिंग विच द ऑफेंस इज अलीज टू हैव बीन कमिटेड, ठीक है। वो सीज हो गया है होल्ड करने के लिए ऑफिस उस वक्त से जब ऑफेंस कमिट हुआ था, और जो कि हु हैज सीज टू होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग विच द ऑफेंस इज अलीज टू हैव बीन कमिटेड and is holding the office other than the office during which the offense is alleged to have been committed। तो इसमें 2 लोग इंक्लूड होते हैं पब्लिक सर्वेंट में, वैसी पर्सन जिसने जो होल्ड कर रहा था ऑफिस बट जब से ऑफेंस कमिट हुआ है उस वक्त उसको सीज कर दिया गया ऑफिस से, और दूसरे पर्सन जिसको सीज कर दिया है ऑफिस से जिस वक्त ऑफेंस कमिट हुआ था उस पीरियड के ड्यूरेशन में, बट वो होल्ड कर रहा है कोई अदर ऑफिस अदर देन डेट ऑफिस जहाँ की ऑफेंस जो है कमिट हुआ है, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन में कवर हो जाएंगे। फिर सब सेक्शन जो 2 है हमें बता रहा है वेयर फॉर एनी रीज़न व्हाटसोएवर एनी डाउट अराइजेज एज टू वेदर द प्रीवियस सैंक्शन
as required under subsection 1 should be given by central government or state government or any other authority, such sanction shall be given by that government or authority which would have been competent to remove the public servant from his office at the time when the offence was alleged to have been committed. ठीक है, अब इन एनी केस डाउट क्रिएट हो रहा है कि किस गवर्नमेंट से जो है सैंक्शन लेना है, क्या हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से सैंक्शन लेना है, क्या हमें स्टेट गवर्नमेंट से सैंक्शन लेना है, या हमें अदर अथॉरिटी से सैंक्शन लेना है। तो ऐसे कन्फ्यूज़न के स्टेट में जो है, डाउट के स्टेज में हम सैंक्शन लेंगे वैसे गवर्नमेंट की जो कि कम्पिटेंट है रिमूव करने के लिए वैसे पब्लिक सर्वेंट को ऑफिस से। ठीक है, तो जो कम्पिटेंट अथॉरिटी रिमूव कर सकती है उसी का सैंक्शन लेने की ज़रूरत है इन केस ऑफ डाउट। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लॉज नंबर सब क्लॉज 2। अब सब क्लॉज 3 जो है बता रहा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेन इन CRPC नो फाइंडिंग सेंटेंस और ऑर्डर पास बाय द स्पेशल जज शैल बी रिवर्स्ड ऑल्टर्ड बाय द कोर्ट इन अपील confirmation revision on the ground of absence or error omission irregularity in the sanction required under subsection 1 unless in the opinion of that court a failure of justice has in fact been occasioned thereby, or no court shall stay the proceeding under this act on the ground of any error omission irregularity in the sanction granted by the authority unless it is satisfied that such error omission or irregularity has resulted in the failure of justice, or third, no court shall stay the proceeding under this act on any other ground and no court shall exercise the power of revision in relation to any interlocutory order passed in any inquiry, trial, appeal और अदर प्रोसीडिंग्स। ठीक है, अब CRPC में कुछ भी दे रखा हो, ठीक है, तो CRPC में कुछ भी दिया हो तो भी कोई भी फाइंडिंग है, कोई भी सेंटेंस है, कोई ऑर्डर है जो स्पेशल जज ने पास किया है, वो रिवर्स नहीं हो सकता है, ऑल्टर नहीं हो सकता है किसी कोर्ट के द्वारा अपील में, कन्फर्मेशन में, रिवीजन में। किस ग्राउंड पे? ऑन द ग्राउंड ऑफ द अब्सेंस ऑफ और एरर, ओमिशन और इरेगुलरिटी। ठीक है, जब तक कि फेल्योर ऑफ जस्टिस नहीं हो जाता है उसके कारण, यानी कि कोई भी फाइंडिंग, सेंटेंस, ऑर्डर जो स्पेशल कोर्ट ने पास किया है उसको रिवर्स नहीं कर सकते, ऑल्टर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किसी कोर्ट ऑफ अपील के द्वारा, कन्फर्मेशन के द्वारा या रिवीजन में, किस ग्राउंड पे कि वहाँ अब्सेंस था, या मतलब वहाँ पे सैंक्शन नहीं लिया गया था, या सैंक्शन लेने में कोई एरर हुआ था, या ओमिशन हुआ था, या इरेगुलरिटी हुआ था सैंक्शन लेते वक्त। ठीक है, तो वो जो है वो रिवर्स नहीं हो जाएगा, ऑल्टर नहीं हो जाएगा जब तक इसके कारण जो है फेल्योर ऑफ जस्टिस नहीं हो जाता है, तब तक जो है वो ऑल्टर या रिवर्स नहीं हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा जो थर्ड का दूसरा सब क्लॉज बोल रहा है, वहाँ बता रहा है कि कोई कोर्ट जो है स्टे नहीं करेगी कोई भी प्रोसीडिंग्स इस एक्ट के अंदर जब तक जो है फेल्योर ऑफ जस्टिस नहीं हो जाता है। और फेल्योर ऑफ जस्टिस किस कारण से हो रहा है कि वहाँ सैंक्शन जो लिया गया है ना उसमें कोई एरर है, ओमिशन है या इरेगुलरिटी है, इस वजह से जो है फेल्योर ऑफ जस्टिस हो रहा है, तभी स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स होगा, अदरवाइज कोई स्टे नहीं होगा प्रोसीडिंग्स का। इवन वहाँ एरर था, ओमिशन था, इरेगुलरिटी था सैंक्शन लेने में, तो भी स्टे नहीं होगा प्रोसीडिंग। और सबसेक्शन C हमें बता रहा है कि जो है स्टे नहीं होगी कोई भी प्रोसीडिंग्स, कोई भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स इस एक्ट के अंदर किसी भी अदर ग्राउंड के वजह से, और कोई भी कोर्ट जो है वो एक्सरसाइज नहीं करेगी रिवीजन की पावर इन रिलेशन टू किसी इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर जो पास की गई है इंक्वायरी, ट्रायल, अपील और अदर प्रोसीडिंग्स के अंदर। यानी कि जो है किसी अदर ग्राउंड्स के अंदर भी कोई प्रोसीडिंग्स को जो है स्टे नहीं लगाया जा सकता है, और कोई भी कोर्ट जो है वो एक्सरसाइज नहीं करेगी रिवीजन की पावर किसी इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर के रिलेशनशिप में जो पास की गई इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग्स में या अपील में। ठीक है, ये हमारा था क्लॉज नंबर 3, जिसमें बताया जा रहा था जब तक फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हो जाता तो कोई भी जो है फाइंडिंग रिवर्स नहीं होगी, ऑल्टर नहीं होगी, कोई भी सूट जो है कोर्ट में वो प्रोसीडिंग्स जो है स्टे नहीं होगा। ठीक है, और अदर केसेस में भी नहीं होगा।
अब जो इसका लास्ट क्लॉज है वो हमें बता रहा है इन डिटरमाइनिंग अंडर सबसेक्शन 3 वेदर द absence of or error, omission, irregularity in such sanction has occasioned or resulted in the failure of justice, the court shall have regard to the fact whether the objection could and should have been raised at any earlier stage in the proceedings for द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। यानी कि सबसेक्शन 4 हमें बता रहा है जब भी हम डिटरमाइन करेंगे ना सबसेक्शन 3 में कि क्या वहाँ अब्सेंस था सेंक्शन का, क्या वहाँ एरर थी कोई सेंक्शन देने में, कोई ओमिशन हुआ था या कोई इरेगुलरिटी हुआ था कि वैसे सेंक्शन में, और वो जो वैसा सेंक्शन है उसके कारण फेल्योर हो रहा है क्या जस्टिस देने में, तो जो कोर्ट जो है ना वो क्या करेगी, वो रिगार्ड करेगी वैसे फैक्ट का, क्या वहाँ पे ऑब्जेक्शन जो है अर्लियर स्टेज में लिया जा सकता था, प्रोसीडिंग्स के अर्लियर स्टेज में ऑब्जेक्शन लिया जा सकता था, इसकी वजह से जब एरर ओमिशन इरेगुलरिटी हो रही थी उस वक्त ही क्या जो है ऑब्जेक्शन लिया जा सकता था कि नहीं, तो ये सारे फैक्ट्स वो देखेंगी डिसाइड करते वक्त। ठीक है, अब जो है एक्सप्लेनेशन इसके साथ जो अटैच है ये हमारा बता रहा है इस सेक्शन के पर्पस से एरर में क्या क्या इंक्लूड हो जाता है। एरर में इंक्लूड होता है कॉम्पिटेंसी ऑफ द अथॉरिटी टू ग्रांट सेंक्शन, क्या वो जो अथॉरिटी है सेंक्शन जो दे रहा है वो कॉम्पिटेंट था कि नहीं, ये चीज़ जो है एरर में आ जाती है, एरर 1 में इंक्लूडेड है। दूसरी चीज़ जो बता रही है जो सेंक्शन रिक्वायर्ड होता है ना प्रोसिक्यूशन के लिए, उसमें इंक्लूड क्या करता है, सेंक्शन में इंक्लूड होगा सेंक्शन ऑफ स्पेसिफाइड अथॉरिटी और विद द सेंक्शन ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन और रिक्वायरमेंट ऑफ सिमिलर नेचर, यानी कि किसकी सेंक्शन स्पेसिफाइड अथॉरिटी की या स्पेसिफाइड पर्सन की या जो है रिक्वायरमेंट उस किसी सिमिलर नेचर की, ये भी इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आज के लास्ट सेक्शन की तरफ जो कि है सेक्शन नंबर 20। ये हमें बताता है प्रिजम्पशन वेयर पब्लिक सर्वेंट एक्सेप्ट एनी अनड्यू एडवांटेज। अब प्रिजम्पशन के बारे में बता रहा है हमें सेक्शन नंबर 20, और ये जो है 2018 के अमेंडमेंट से जो है हमारा सब्सटीट्यूट हुआ था। अब इसमें क्या बता रहा है, वेयर इन एनी ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 7(11) it is proved that public servant accused of an offence has accepted or obtained or attempt to obtain for himself or any other person any undue advantage from any person, it shall be presumed unless the contrary is proved that he accepted or obtained or attempted to obtain that undue advantage as a motive or reward under section 7 for performing or cause performance of public duty improperly or dishonestly either by himself or by another public servant or as the case may be by undue advantage without consideration or for consideration which he knows to be inadequate under section 11। ठीक है, तो इसमें प्रिजम्पशन जो रेज हो रहा है इसमें क्या बताया जा रहा है, तो अगर कोई ट्रायल चल रही है सेक्शन 7 या सेक्शन 11 के अंडर किसी पब्लिक सर्वेंट के ऊपर और उसको माना जा रहा है कि वो अक्यूज है कि उसने एक्सेप्ट किया, ऑब्टेन किया या अटेम्प्ट किया ऑब्टेन करने के लिए खुद के लिए या अदर पब्लिक सर्वेंट के लिए कोई अनड्यू एडवांटेज, कोई रॉन्गफुल एडवांटेज किसी भी पर्सन से। ठीक है, तो ये प्रिजम्पशन है, सेल्फ प्रिजम्पशन है यहाँ पे कि उसने एक्सेप्ट किया या ऑब्टेन किया, अटेम्प्ट किया ऑब्टेन करने के लिए, वैसे अनड्यू एडवांटेज एज अ मोटिव और रिवॉर्ड। सेल्फ प्रिजम्पशन क्या है, सेल्फ प्रिजम्पशन है कि वो एक्सेप्ट कर रहा है एज अ मोटिव और रिवॉर्ड अंडर सेक्शन 7 और 11। ठीक है, मोटिव और रिवॉर्ड एक्सेप्ट कर रहा है किस लिए, ताकि वो परफॉर्म करे अपना पब्लिक फंक्शन या किसी अदर अथॉरिटी को इंड्यूस करे, जो अदर पब्लिक सर्वेंट है वो उसको इंड्यूस करे कि परफॉर्म कर दो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी इस अनड्यू एडवांटेज को लेके, और उसके बदले या तो कोई कंसिडरेशन नहीं देगा और या तो अगर कंसिडरेशन दे रहा है जो इनएडुकेटेड अंडर सेक्शन नंबर 11, तो यहाँ प्रिजम्पशन रेज हो जाएगा कि पब्लिक सर्वेंट ने एक्सेप्ट किया है अनड्यू एडवांटेज एंड दिस प्रोविजन इज एडेड इन द अमेंडमेंट ऑफ 2018। याद रखिएगा 2018 का अमेंडमेंट है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। कब प्रिजम्पशन लिया जाएगा कि पब्लिक सर्वेंट ने अनड्यू एडवांटेज लिया है, जब वो ट्रायल में सेक्शन 7 और 11 के ट्रायल में ये प्रूव हो जाता है कि पब्लिक सर्वेंट जो एक्यूज है किसी ऑफेंस का और उसने एक्सेप्ट किया है या अटेम्प्ट किया एक्सेप्ट करने का कोई अनड्यू एडवांटेज खुद के लिए या अपने सबऑर्डिनेट पब्लिक सर्वेंट के लिए, तो ये माना जाएगा ये मोटिव और रिवॉर्ड के तौर पे उसने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, खुद के लिए या अपने सबऑर्डिनेट पब्लिक सर्वेंट के लिए, तो यहाँ प्रिजम्पशन रेज हो रहा है। तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। दिस इज़ द सेकेंड लास्ट सेशन ऑफ दिस एक्ट।
हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि लास्ट सेशन होगा इस एक्ट का, हम कंप्लीट कर देंगे इस एक्ट को। एंड टुमारो इट विल बी कंप्लीटेड, एंड आफ्टर दैट मैं दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट एक दिन में कंप्लीट कर दूंगी। देन 10 डेज़ का आपके पास टाइम है फुल्ली रिवाइज करने का। मल्टीपल टाइम मेरी वीडियोस को आप सुनिए, आपका रिवाइज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। स्पीड आप फास्ट कर सकते हैं, 1.5 या 2x पे स्पीड करके आप सुन सकते हैं, तो आपका फुल्ली रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप ज्वाइन कर लो। मैं उस पर फर्दर अपडेट डालती रहती हूँ, जो भी अपडेट होते हैं, जो भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशंस होते हैं, और जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करनी होती है, आपके वोट्स लेने होते हैं, मैं सारी इन्फॉर्मेशन उस पर ही डालती हूँ, अकॉर्डिंगली मैं डील करती हूँ। तो आप अपडेट रहने के लिए आप मेरा चैनल ज्वाइन कर ले टेलीग्राम ग्रुप पे। सो दिस इज़ ऑल बाय माई साइड, दिस इज एडवोकेट ट्विंकल झा साइनिंग ऑफ टुडेज सेशन। थैंक यू।